Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल देखने जा रहे हैं और वो क्या है तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो आज का टॉपिक क्या हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है ना। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल है। अभी तो हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, सेल ऑर्गेनल ही पढ़ रहे हैं। एक एक करके हमने करीब 4 सेल ऑर्गेनल पढ़ लिया, ये हमारा 5वां या 6ठा होगा जो भी हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझो, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा इसे, इसका डायग्राम भी बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। समझना यहाँ पे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेप समझते हो, यानी ऐसे लंबा जैसा होगा। क्लियर है ना। एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल है, जो जिसमें कि अगर मेम्ब्रेन की बात करो तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन आएंगे। क्लियर है ना। इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। और एक कौन सा डबल मेम्ब्रेनस है आप याद करके बताना। क्लियर है ना। तो एक दूसरा जो है ना वो क्या है तो प्लास्टिड है हमारा। क्लियर है ना। तो प्लास्टिड भी पढ़ लेंगे हम। तो ये मैंने पीछे भी आपको बता रखा कि ये दोनों क्या है तो डबल मेम्ब्रेनस है। सो दिस इज वन ऑफ द डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। इसमें देखो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ना, बाहर वाला मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो तो सिंपल सा एक मेम्ब्रेन होता है, बस एक मतलब सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है, स्मूथ होता है, पोरस होता है। क्लियर है ना। पोरस समझते हो, जिसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हो। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो एक्चुअली उसमें इनफोल्डिंग होती है, वो मुड़ा 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 सा होता है। क्लियर है ना। और उसी इनफोल्डिंग को ना हम क्रिस्टी बोलते हैं। आ रहा समझ में। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी बोल रहे हैं। देखो सिस्टर्नी से कंफ्यूज मत होना, सिस्टर्नी उधर चला गया, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी तक ही था, सिस्टर्नी वेसाइकल्स। क्लियर है ना। इधर क्या है तो क्रिस्टी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो गए। सिस्टर्नी अलग चीज है, क्रिस्टी अलग चीज है। क्लियर है ना। यहाँ का मेन फंक्शन क्या होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम जैसे सांस लिए, ब्रीदिंग, ब्रीद इन, अंदर गया, उसका रिएक्शन हुआ फूड के साथ हमारे, और ये कहाँ हो रहा है तो सेल के अंदर। दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल के अंदर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी का। आपको पता होगा रेस्पिरेशन भी दो तरह के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। मैं थोड़ा बहुत इसे भी डिस्कस करूंगा। तो वहां पे एनर्जी बनता है, और ये कहाँ बन रहा है तो ये पूरा रिएक्शन कहाँ हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कैसे होता है ना उसे भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ समझाऊंगा। क्लियर है ना। अदरवाइज वो तो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन ना। यहाँ पे हम रेस्पिरेशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेस है ना मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको। सबसे पहले हम कुछ इसके हिस्ट्री वाले पॉइंट्स देख लेते हैं, किसने डिस्कवर किया, किसने इसका नाम दिया, ये सब। क्लियर है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है इसमें, डिस्कवर्ड बाई कॉलिकर। क्लियर है ना। किसने डिस्कवर किया तो कॉलिकर ने। और ये जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was गिवन बाई वेंडा। क्लियर है ना। ये जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया तो वेंडा ने दिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को ना हम और भी दूसरे दूसरे नामों से जानते हैं। जैसे देखो लिखना, आ, ऐसे लिख लो, अदर नेम्स फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां समझोगे, जैसे देखो इसका एक नाम समझना, माइटोकॉन्ड्रिया को ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बायोप्लास्ट भी बोलते हैं। ध्यान से देखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं तो बायोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जो नाम दिया था तो ये दिया था, से ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, गिवन बाई एल्टमैन। क्लियर है ना। बायोप्लास्ट किसने दिया था तो एल्टमैन ने दिया था ना। इसी का एक दूसरा नाम है फीला, और ये किसने दिया था, गिवन बाई फ्लेमिंग। क्लियर है ना। तो ये किसने दिया था तो फ्लेमिंग ने, और बायोप्लास्ट किसने नाम दिया था तो एल्टमैन ने। तो ये सब हिस्ट्री हो गया। क्लियर है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में है क्या। तो ध्यान से लिखते चलोगे, इसी में लिखना है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रॉड सेप्ट
डबल मेम्ब्रेनस, ध्यान से देखना, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। क्लियर है? एक रॉड शेप्ड डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। क्लियर है ना? तो डबल मेम्ब्रेनस लिख दे या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। इसी में लिखना, इसी में लिखना द outer membrane, the outer membrane is smooth and porous। क्लियर है ना? पोरस मीन्स जिसमें छिद्र हो ढेर सारे। और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे द इनर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स मतलब क्या? अंदर की ओर धसा होना। और समझ में? अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, वहां आपको दिखाऊंगा। तो अंदर की ओर धसा होना जैसे इस तरीके से होता है माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक डायग्राम। ये बाहर का मेम्ब्रेन हो गया। अगर ये अंदर का मेम्ब्रेन देखो ना, तो अंदर का मेम्ब्रेन इस तरीके से, इसमें इनफोल्डिंग्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होते हैं जहां तहां। आ रहा समझ में? तो ये एक सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का। इसे मैं दोबारा से बनाऊंगा आपके लिए। क्लियर है ना? तो इसे समझोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, द इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स, और इसी इनफोल्डिंग्स को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टी, नोन एज क्रिस्टी। यहीं पे समझोगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड है, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी एक नाम है, उसे मैट्रिक्स बोल रहा है। क्लियर है ना? तो यहीं पे अगला पॉइंट लिख लेना, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोले। तो जरूर याद रखना, एक मैट्रिक्स हो गया, एक क्रिस्टी हो गया। ये किसका पार्ट हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट हो गया। मैट्रिक्स इज द फ्लूइड, क्रिस्टी क्या है? तो अंदर का जो मेम्ब्रेन है, यानी इनर मेम्ब्रेन जो है किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। वो क्या है? अंदर की ओर धसा हुआ सा है। अभी मैंने दिखाया ना यहाँ पे। तो उसी इनफोल्डिंग को क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी बोल रहे हैं। आ रहा समझ में? अब देखो, यहाँ यहाँ समझना कि दोनों ही मेम्ब्रेन के पास अपने अपने मतलब बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, या यूं कहो कि इवन इवन इस मैट्रिक्स में भी। क्लियर है ना? और यहाँ पे क्या होता है ना कि वो सारे एंजाइम से क्या होते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है उस फूड का। क्लियर है ना? और साथ ही साथ तुम्हारा एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है। आ रहा समझ में? यानी यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे हम कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ए नंबर ऑफ enzymes which are responsible for complete digestion of food and at the same time responsible for production of energy। क्लियर है ना? ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। कब निकालेगा? तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन आप समझते हो ना? देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहीं पे। ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट और देखो यहाँ रह गया, क्रिस्टी के बारे में समझना। क्रिस्टी जो होता है ना अंदर की ओर इनफोल्डिंग, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। और समझ में? ये क्या करता है? क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। चाहो तो यहीं पे लिख लेना सिंपल सा, it increases the surface area। और सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है ना, वो सही तरीके से हो पाएगा। यानी रिएक्शंस को होने के लिए ही एक्चुअली इसने सरफेस एरिया को क्या किया? बढ़ाया। अब देखो यहीं पे देखो, एक पॉइंट समझा रहा हूं, आप इसे नोट करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है ना? देखो एक पॉइंट क्या है, समझोगे यहाँ पे। पॉइंट बस एक सिंपल सा पॉइंट है, उससे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना? तो देखो एक सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। वैसे ये 10th में हमें पढ़ने को मिलेगा ना। 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेस, उसमें ये पढ़ने को मिलेगा। मैंने पढ़ा भी रखा, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है ना? मैं लिंक में इसे छोड़ दूंगा, वैसे देख लो इसे। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना। अभी तक ना आप इन दोनों चीजों को एक ही समझते होगे। मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज करूंगा आगे जाके।
माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल अबाउट दिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन। क्लियर है ना, रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले रेस्पिरेशन तो समझ लेना थोड़ा सा हम, क्लियर है, इसलिए बस बता रहा हूँ, और मेरा कोई मोटिव नहीं है इसे बताने का। तो देखो ध्यान से, ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब हुआ कि ब्रीदिंग इज द फिजिकल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को क्या बोल सकते हो, तो ब्रीदिंग को बोल सकते हो ना फिजिकल रेस्पिरेशन। आ रहा समझ में, तो फिजिकल रेस्पिरेशन हो जाएगा यानी। और यहीं पे याद रखना, इस प्रोसेस में, ब्रीदिंग के प्रोसेस में एटीपी यानी एनर्जी यूज होगा। यहां पे क्या होगा, तो एटीपी इज यूज्ड। ब्रीदिंग के केस में एटीपी यूज करना पड़ेगा हमें। लेकिन रेस्पिरेशन का जो केस होगा, तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है ना, दिस इज व्हाट, ए बायोकेमिकल प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एटीपी रिलीज होगा। आ रहा समझ में, देखो होता है क्या है समझना। ब्रीदिंग सिंपल सा, मैंने सांस लिया और छोड़ दिया, ये ब्रीदिंग है। बाकी जो मैंने इनहेल किया उसमें कौन सा गैस था, कितने अमाउंट में था, कहाँ गया, कोई मतलब नहीं है मुझे, है ना। बस सिंपल सा मतलब है, मैंने सांस लिया छोड़ दिया, हवा लिया हवा छोड़ दिया, बस। बट रेस्पिरेशन एक ओवरऑल प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है ना, मैंने सांस लिया, वो अंदर गया, सेल के अंदर गया, फूड के साथ उसने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके वहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ वहां पे, और फाइनली क्या हुआ कि उसे एक्सहेल कर दिया गया। क्लियर है ना, तो वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ सेल के अंदर। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, तो रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन बेसिकली जो इनसाइड होता है ना सेल के अंदर, उसे ही बेसिकली हम बोलते हैं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो मेन रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, वो होता है। वैसे पूरा पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता है, देख लो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान से समझना, उसे क्लियर कर देता हूं। देखो रेस्पिरेशन जो होता है ना, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, आपने पढ़ रखा होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अब वीडियो एक 10th का मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसे देख लेना। और एक होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। क्लियर है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जहां ऑक्सीजन यूज हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जहां ऑक्सीजन यूज नहीं हो, यानी बिना ऑक्सीजन के ही हो जाए। तो यहां हम जो माइटोकॉन्ड्रिया का केस है ना, वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए है। तो मैं एनारोबिक को हटा दूं यहां से, तो चलो मैं इसे हटा देता हूं। क्लियर है ना, अब ये मत पूछना एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, मैं खुद बता दूंगा। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी दो स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और जो दूसरा स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ध्यान से देखना, ग्लाइकोलाइसिस वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये कहाँ चलता है, तो ये चलता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ चल रहा है, तो साइटोप्लाज्म में। और ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, यही चलता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए। और ये देखो साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये ग्लाइकोलाइसिस ना, इट इज कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। तो एनारोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। क्लियर हुआ, यानी सिर्फ एरोबिक में नहीं, एनारोबिक में भी चलेगा ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, तो साइटोप्लाज्म में चलता है। द सेकंड वन इज क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में चलेगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का आधा पार्ट साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल यानी आधा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें मेन जो है ना वो क्रेब्स साइकिल है। देखो कैसे, ये भी बताता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस के केस में ना सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितने एटीपी का, 2 एटीपी का। और जब क्रेब्स साइकिल चलता है ना, तो यहाँ 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ना, मेन प्रोसेस कौन है, क्रेब्स साइकिल। क्लियर है ना, क्रेब्स साइकिल के केस में कितने हो रहे हैं, 36 एटीपी। तो टोटल मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में कितना हो रहा है, तो 38 एटीपी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो 38 एटीपी बनता है, उसमें 36 एटीपी कहाँ बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और 2 एटीपी कहाँ बनेंगे, तो साइटोप्लाज्म में। इसे और डिटेल में देखना है आपको, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो 10th वाला वीडियो डाल दूंगा, आप चाहो तो उसे देख सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज सिलेबस में नहीं है वो हमें पढ़ना। अब देखो ध्यान से, इतना आपको समझ में आया, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में पावर हाउस,
बस इतना ही पढ़ा होगा ना आपने कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखो ये रीजन बता रहे हैं कि पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं। देखो टोटल 36 एटीपी आउट ऑफ 38, 36 एटीपी कहाँ बन रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक्चुअली फूड का ऑक्सीडेशन मीन्स उस फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और फाइनली क्या बन रहा है तो हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी करेंसी, एटीपी को क्या बोल रहे हैं एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं। देखो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, समझना। मैंने यहाँ पे लिखा एटीपी और एटीपी को मैंने क्या बोला तो एनर्जी करेंसी। आपको कभी ये सोच के देखो कि इसे एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो करेंसी वर्ड तो आपको पता होगा ना, करेंसी मीन सिंपली मुद्रा, है ना। जो पैसे रुपये पैसे होते हैं ना, रुपये पैसे चेक हो गए, ये सब चीज हमारी करेंसी का काम करता है। पहले के जमाने में देखो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, चीजों से चीजों को एक्सचेंज कर लिया जाता था। फिर धीरे धीरे राजा महाराजा आने लगे तो किसी ने चांदी का सिक्का, किसी ने सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, है ना, इस तरह से चलाते गए वो लोग, है ना। तो इस तरीके से फिर बाद में अभी देखो बिल्कुल ही अलग सिस्टम है हमारा, नोट चलते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो पिछले कुछ साल पहले क्या हुआ, मोनेटाइजेशन हुआ, है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि जो 500 के जो नोट्स थे या कुछ और भी जो नोट्स थे वो बंद कर दिए गए। क्लियर है ना। तो वहां पे समझोगे अगर अगर अभी के समय में आपको वो पुराना वाला नोट मिले तो वो आपके लिए करेंसी का काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन एक समय वो भी तो करेंसी था, आराम समझ में। तो करेंसी इज सिंपली एक समझ लो एक वर्ड है। करेंसी एक समझ लो कि एक जरिया है जिससे हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दुकान के पास गया, ये मैंने मार्कर खरीदा, अब मार्कर खरीदा तो उससे बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा और वो क्या डिमांड करेगा तो करेंसी, क्योंकि फिर उसे भी कुछ खरीदना है ना अपने जिंदगी के लिए, या फिर उसे भी मार्कर लाना है कहीं और से, उसे भी अपने घर को देखना है। तो फिर वो कहीं से किसी चीज को लाएगा तो फिर वहां भी उस करेंसी की डिमांड की जाएगी। तो ये बस एक क्या हो गया, एक जरिया हो गया, आ रहा समझ में। तो उसी तरीके से यहाँ समझो, जहां भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आ रहा समझ में, वहां क्या यूज होगा तो एटीपी यूज होगा। यानी अगर मैं बोल रहा हूं ना तो ये बोल भी रहा हूं तो दिस इज ए प्रोसेस, और इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए, तो मेरा एनर्जी धीरे धीरे यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ लगातार बोलता रहूं ना 3-4 घंटे, उसके बाद ना मैं बिल्कुल ही शांत हो जाऊंगा। फिर बोलने के लिए मेरे पास जरा सा भी एनर्जी बचेगा नहीं। आ रहा समझ में आपको। बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे तो थक जाएंगे ना, बस सिंपल सा प्रोसेस वही है। क्लियर है ना। तो एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आइडिया। इसे ना इसमें जो कुछ भी नोट करना है करो, इसके बाद मैं थोड़ा सा अलग से बताता हूँ आपको। इसे आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। क्लियर है ना। देखोगे इसके बाद समझोगे थोड़ा सा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते क्यों है। वैसे मैंने बता दिया है, अब बस लिखवाऊंगा उससे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोल रहे हैं इसे तो पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोल रहे हैं इसे पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोल रहे हैं, मेन तो क्वेश्चन ये है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया एक तरह से कि क्यों बोल रहे हैं। तो आंसर इसी में लिखते चलोगे, इसी पॉइंट में, बिकॉज it contains a number of enzymes responsible for complete oxidation of food। फूड का यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे, एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी in the form of ATP molecules। एटीपी पता है ना आपको, अगर नहीं पता है तो यही लिख लेना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट।
ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो यहाँ ट्राई वर्ड आ रहा है, ट्राई मीन्स तीन, क्योंकि यहाँ तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और यही एक बनता है ADP। ATP जब टूटता है ना तो दो फॉस्फेट ग्रुप अलग और एक फॉस्फेट ग्रुप अलग टूटता है, यानी ADP प्लस एक अलग से P। क्लियर है ना? तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एक ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटता है। ठीक है, और उसी तरीके से जब ATP का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे क्या होता है कि ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुटता है तो बनता क्या है, तो ATP बनता है, यानी ट्राइफॉस्फेट बनता है। अब देखो यहाँ पे यही समझना आप, ये ATP का यूज कहाँ होगा। सो दीज ATP आर नाउ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्लियर है ना? एंड ऑल्सो इन डिफरेंट एक्टिविटीज। और समझ में, यहाँ ATP यूज कहाँ होगा, तो डिफरेंट चीजों के प्रोडक्शन में या डिफरेंट प्रोसेसेस को पूरा करने में यूज होगा। तो लिख लेना यहाँ पे, these ATP are used in synthesis of other products, different products के synthesis में और other metabolic activities या दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ ATP यूज हो रहा है, क्लियर है ना? यहाँ भी तो सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होंगे तभी ना मैं बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं बोल भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे। सो दिस इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बन क्या रहा है, एनर्जी बन रहा है। कैसे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ढेर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि उस फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखना, एनएरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करेगा। क्लियर है ना? मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, एरोबिक एनएरोबिक वाला वीडियो आप देख ही लोगे। क्लियर है ना? ऊपर आई बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे और वहां पे आप देख लोगे, बिल्कुल देख लोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया ना कि ये क्या कर रहा है, तो सिंथेसिस कर रहा है फिर दूसरे प्रोडक्ट का और साथ ही साथ किसी दूसरे एक्टिविटीज में इसका यूज हो रहा है। क्लियर है? देखना यहीं पे थोड़ा सा समझ लेना, वो प्रोसेस भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का ध्यान से लेकिन देखोगे, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में दो पार्ट थे, याद करो। एक था तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चल रहा था, तो साइटोप्लाज्म में। तो देखो क्या हुआ, ये देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज ऐसे लिखते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ये कहाँ इंटर किया, तो साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ इंटर किया, साइटोप्लाज्म में। अब कैसे इंटर किया ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ। जैसे फूड हम लोगों ने इंजेस्ट किया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर वो ब्लड में गया और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होके फिर डिफरेंट सेल तक पहुंचा डिफ्यूज करके। क्लियर है ना? तो फाइनली सेल के अंदर कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में देखो यहाँ कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ ना 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। यहाँ मैं पूरा ही लिखता हूँ, यहाँ कितने कार्बन का है, तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब देखो ये साइटोप्लाज्म में इसका रिएक्शन हुआ और इसे कन्वर्ट कर दिया गया पाइरुवेट में। पाइरुवेट ऐसे लिखते हैं C3H4O3। तो देखो यहाँ कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना। अच्छा ये अभी तक साइटोप्लाज्म में ही है फिलहाल, याद रखना। तो यहाँ पे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। देख लो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 ही है ना। यहाँ 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो फिर से 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया ना। अब देखो फाइनली ये इंटर करेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ जाएगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और फिर फर्दर रिएक्शंस होंगे और फाइनली इसे कन्वर्ट किया जाएगा CO2 एंड H2O में। CO2 और H2O में, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, तो एनर्जी निकलेगा। साथ ही साथ क्या निकलेगा, तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगा। क्लियर है ना? ये समझ में आया? वैसे एनर्जी इधर भी निकला था 2 ATP, यहाँ भी निकलेगा। तो यहाँ देखो कार्बन कितने कार्बन का है, 1 कार्बन है ना। आ रहा समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे 6 लगता है आगे। तो ये आपको रिएक्शन भी वैसे पता होगा, अगर सिंपल सा रिएक्शन लिखना होता ना मुझे, तो ऐसे लिखते हैं C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ना? सॉरी C6H12O6 प्लस 6O2, इस तरीके से गिव्स
ये कहाँ, तो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही आएंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे। यहाँ सिंपल से लिख देंगे, रेस्पिरेशन हुआ और क्या निकला, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस कितने, तो 38 ATP, कितने ATP निकल गए, तो 38 ATP निकल गए। तो आप चाहो तो ये रिएक्शन भी समझ सकते हो। वैसे ये रिएक्शन भी मैंने लिख दिया। ये हमारा जो बेसिक रिएक्शन है कि ग्लूकोज इंटर किया साइटोप्लाज्म में, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, वह रिएक्शन हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, कन्वर्ट किया गया पायरुवेट में। दिस इज व्हाट, पायरुवेट, ठीक है ना। और इस पायरुवेट को फिर फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ ये कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है ना। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में इसे वापस से बदल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। क्लियर है ना। और साथ साथ लिबरेट क्या हुआ, तो एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। क्लियर है ना। बस एक छोटा सा पॉइंट बच गया और उससे ना क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो उसे जल्दी से लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखो पॉइंट ये है, पहले उसके समझ लो। एक वर्ड आएगा अभी यहाँ पे जिसे हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्लियर है ना। अब ये है क्या, ये नया जो चीज आपने सुना अभी, ये है क्या, व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ऑर्गेनल तो समझ में आ रहा होगा, सेल ऑर्गेनल की बात की जा रही है, लेकिन आगे मैंने लगा दिया एक सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस जिस ऑर्गेनल के आगे लगे ना, आप सीधा से समझ लेना कि कोई ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का मतलब प्रोटीन बनाने की एबिलिटी है। आ रहा समझ में, वो न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। आ रहा समझ में, क्लियर है ना। तो खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, तो प्रोटीन तो खुद से ही बना लेगा, क्योंकि डीएनए है तो कोडिंग भी हो ही जाएगा आगे, और राइबोसोम में प्रोटीन बन ही रहा है, यानी दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट। अपने रेप्लिकेशन के लिए उसे न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है ना कि न्यूक्लियस के पास ही सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेल, आपने न्यूक्लियस पढ़ रखा है। क्लियर है ना। ब्रेन ऑफ सेल, सीपीयू ऑफ सेल, हेडक्वार्टर ऑफ सेल, कुछ भी बोलो चलेगा, क्योंकि उसके पास सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। इवन ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके पास सारा इंफॉर्मेशन होता है एक एक चीज का, कि किस तरीके से किसे करना है, कहाँ पे किसे कौन सा प्रोसेस कैसे को किस तरीके से करना है। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, खास करके दो हैं, आपको याद रखना। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, दूसरा आपका प्लास्टिड भी है। इन दोनों के पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देख लो। अच्छा मैंने देखो डायग्राम भी नहीं बनाया था, है ना। डायग्राम यहाँ पे जल्दी से मैं बना देता हूँ, फिर वो पॉइंट लिख दूंगा। देखो डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा होता है। इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, और इसी के साथ साथ एक दूसरा बनाना है। क्लियर है ना। इसी के साथ साथ आप एक और स्ट्रक्चर इसी के साथ साथ बनाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, और एक क्या होगा, तो एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना चीजें। तो यहाँ पे ये समझ गए, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाला क्या हो गया, तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब देखो इनर मेम्ब्रेन ऐसे तो होगा नहीं, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होती है ना, तो उसे मैं अभी बना देता हूँ यहाँ पे। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या करो, कहीं कहीं इरेज करके और इसमें क्या दिखा दो, तो इनफोल्डिंग दिखा दो इस तरीके से। ठीक है। यही, और ये वाला जो पार्ट है इनफोल्डिंग जो है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। तो ये क्रिस्टी हो गया, और अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है ये देख लो। क्लियर है ना। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैट्रिक्स हो जाएगा ना। दिस इज व्हाट, मैट्रिक्स। ये देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस समझ में आ रहा है ना, मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूं, तो ये कहलाएगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। दिस इज व्हाट, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो यही होता है हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लियर है ना। अब देखो इसी को जब आगे के क्लास में पढ़ोगे ना, तो ये जो क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी ने सरफेस एरिया बढ़ाया, क्रिस्टी पे ही ना
इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे ऑक्सीजोम बोलते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना, ये अभी नहीं पढ़ना है हमें। अब इसे ऑक्सीजोम बोलते हैं, वैसे ही सभी में होते हैं। और इसी ऑक्सीजोम में ना एक्चुअली वो क्रेब साइकिल वाला रिएक्शन चलता है। क्लियर है ना, तो फिलहाल उसे रहने देते हैं हम। हम नॉर्मल सा बस डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आपने समझ लिया इसे पावर हाउस क्यों बोलते हैं, बस एक लास्ट पॉइंट रह गया, उसे लिख लोगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया कैन synthesize their own protein because they have their own DNA and राइबोसोम। और जो ऑर्गेनेल के पास ये प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो यहीं पे लिख लेंगे, दिस इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया is also known as semi autonomous ऑर्गेनल। इसे क्या बोलेंगे, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है और दे हैव द पावर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। यहाँ पे चाहो तो लिख ही सकते हो, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, दे हैव पावर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्लियर है ना, यहाँ लिख देता हूँ, आउटर मेम्ब्रेन था ना, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है, सो दे हैव पावर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। ये अपना रेप्लिकेशन यानी अपना कॉपी खुद कर सकता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड इसे नहीं रहना। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट ऑर्गेनल, जो भी बचा होगा, शायद 2 अभी बच रखे हैं। क्लियर है ना, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। क्लियर है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।